आज हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को समझेंगे आरबीआई की पॉलिसी कि किस तरीके से आरबीआई की पॉलिसी स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करती है और क्यों आरबीआई की पॉलिसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो यह एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। अगर एज एनालिस्ट अगर आप कंपनी की रिसर्च करते हैं तो आप दो तरीके से करते हैं। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम अप्रोच। जब आप बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं तो आप सबसे पहले कंपनी का एनालिसिस करते हैं, देन मार्केट शेयर, देन आप मैक्रो फैक्टर में इकोनॉमी एनालाइज करते हैं। लेकिन अगर आप टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू एनालाइज करते हैं कंपनी को तो आप सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को कंसीडर करते हैं। आज हम डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर समझेंगे आरबीआई पॉलिसी के थ्रू। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल एनालिस्ट के नजरिए से। अगर आप कंपनी को फंडामेंटल के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं तो आपको मैक्रो फैक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से यह हमारे इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करता है अगर हमें इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को हम समझेंगे। यह 8 अप्रैल 2026 थ्रू मैंने ये डेटा पूरा बनाया हुआ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यह अप्रैल 2026 में क्या रिव्यू हुआ है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके बारे में यह मैंने पीपीटी क्रिएट किया है और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने इसमें कुछ टर्म्स जो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वह कंसीडर किया है। सबसे पहले रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिसका डिसीजन आरबीआई ने लिया है अनचेंज और जो इंस्टांस लिया है वो न्यूट्रल। न्यूट्रल इंस्टांस का मतलब क्या होता है, रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह रेट कहलाती है जिस रेट से बैंक आरबीआई से पैसा ले सकता है, वह रेट रेपो रेट कहलाती है। यह 8 अप्रैल को पॉलिसी FY 26-27 में अनाउंसमेंट करी गई है। जो हमारे इंडिया के गवर्नर है वह मिस्टर संजय मल्होत्रा जी है करेंट में। जो हमारा सीपीआई का प्रोजेक्शन दिया गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वो 4.6 है और जो जीडीपी की ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया गया है वह 6.9% दिया गया है। जो उन्होंने बेस्ट चीज की है बोला है कि जो एशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से उन्होंने क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $100 के में कंसिडर किया है। यह एक बहुत ही बड़ा माइक्रो बैकड्रॉप फैक्टर है जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम 80% to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है मॉनेटरी कमेटी? इसको समझेंगे। एमपीसी एक आरबीआई और एवं 6 सिक्योरिटी बॉडी जो डिसाइड करते हैं। एक गवर्नर होता है और 6 उसके मेंबर होते हैं जो मिलकर डिसाइड करते हैं। यह इंटरेस्ट रेट एवरी 2 महीने में, जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है एवरी 2 मंथ में आती है। एक गवर्नर चेयरमैन होते हैं, बाकी डिप्टी गवर्नर एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। 3 एक्सटर्नल मेंबर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। 4 ईयर का टर्म होता है और वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट होती है। एवरी ईयर 6 टाइम होती है क्योंकि 12 मंथ होते हैं, एवरी 2 मंथ में। जो उन्होंने सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4% रखा है, जो हम ±2% के बैंड में टारगेट करते हैं कि इससे ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। इन्फ्लेशन क्या है? परचेसिंग पावर। आज आपने 100 रुपीज है, 1 ईयर बाद अगर 4 रुपए इन्फ्लेशन है 4%, तो आपकी मनी की ऑलरेडी वैल्यू 96 रुपीज हो जाएगी। इसमें वोटिंग के थ्रू डिसीजन होता है, ईच मेंबर को 1 वोट देने का राइट्स होता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी के 14 दिन के बाद फुल पब्लिक डिस्क्लोजर दिया जाता है कि क्या क्या डिसीजन लिया गया, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या क्या आरबीआई के द्वारा एनालाइज किया गया है। बेसिकली जो ये मीटिंग थी ये 2 दिन की थी, 6 से 8। यह FY 27 का फर्स्ट रिव्यू था और जो इसमें रेपो रेट है उसे होल्ड किया गया है 5.25 में। ये डिसीजन है एमपीसी के। जो रेपो रेट है वो 5.25 है। जो एसडीएफ रेट है वो 5% है। जो एसडीएफ कहलाता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो 5% है, जो अनचेंज है। जो एमएसएफ होता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो कि 5.5% है। इस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन ले सकता है थ्रू सिक्योरिटी डिपॉजिट करके। जो सीआरआर होता है करेंट रिजर्व रेशियो है, वो 4% है, जो अनचेंज है। इतना रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास। जो आरबीआई ने प्रोजेक्शन किया है इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा। जो जीडीपी ग्रोथ है बाई 27 में प्रोजेक्ट की गई है वो 6.9% प्रोजेक्ट की गई है। जो इन्फ्लेशन है
वो हमारे बैंड से ज्यादा है, वो 4.6% प्रोजेक्ट की गई है। ये 2 और 3% थी, लेकिन क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से यह 4.6 प्रेडिक्ट करी गई है 26-27 में। जो क्रूड ऑयल के सप्लाई चेन पे जो प्रेशर आया, जो पॉलिसी स्टंस है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है वेट एंड वॉच। डेटा डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में डेटा मार्केट जा रहा, उसके अकॉर्डिंग स्टांस लिया जाएगा। अब उसके रीजंस क्या है क्यों आरबीआई ने होल्ड किया है पॉलिसी को? क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से, क्योंकि एवरी $10 बढ़ने की वजह से $100 का इम्पैक्ट कर पड़ता है। इसराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और यूएसए। इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। $10 की राइज होने पर 0.6% हमारी इन्फ्लेशन पुश होती है। रेट उसके रीजन है क्यों होल्ड किया है कि अगर होल्ड नहीं करता तो उससे सप्लाई में प्रेशर पड़ता। दूसरा बड़ा रीजन है हमारा रुपीज काफी प्रेशर में है। 95 के करीब हाई, 95 रुपीज डॉलर तक जा चुका है। 95 रुपीज पर डॉलर जा चुका है, रुपये वीक हो चुका है। आरबीआई ने बैंक को कैप्ट किया है 100 मिलियन से ज्यादा की स्पेकुलेटिव पोजीशन ना बनाए, और इसीलिए जिससे कि और रुपीज फर्दर डेप्रिसिएशन ना हो। ये रीजन है बेसिकली जो 8 अप्रैल को डिसाइड किया गया है। आरबीआई ने 25 से दिसंबर तक 5 टाइम्स रेट कट किया, अप्रोक्सीमेटली 125 बेसिस पॉइंट। रियल इकोनॉमी सही तरीके से ग्रो करे, जिसके लिए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। फ्यूचर में अभी यह कहना मुश्किल है कि आरबीआई रेट हाइक करेगा कि कट करेगा, क्योंकि वह प्रॉपर ऑयल पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑयल प्राइस की इंक्रीज होने पर किस तरीके से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रहेगा। कुछ डेटा ये पुराना है, 23 to 26 मैंने लिया है, जो 6.5% था इन्फ्लेशन पोस्ट कोविड के बाद, वहां 25 बेसिस लो इन्फ्लेशन ग्रोथ सपोर्ट के लिए किया गया था। फरवरी 6.25 कट किया गया, फिर अप्रैल में 6 किया गया, जून में 5.75 किया गया, अक्टूबर की पॉलिसी में 5.50 किया गया, दिसंबर की पॉलिसी में 5.25 किया गया। उसके बाद फरवरी की पॉलिसी में होल्ड किया गया और अप्रैल की पॉलिसी में भी पॉलिसी को होल्ड किया गया है। इस तरीके से रेट कट हुए हैं आफ्टर कोविड के बाद। रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई ओवरनाइट फंड जो लैंड करता है बैंक को अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो रेपो रेट कहलाती है। जितनी ज्यादा लोअर रेपो रेट होगी, बैंक को चीपर लोन मिलेगा, मोर क्रेडिट मिलेगा और स्टॉक मार्केट में रैली होने की संभावना रहेगी। इस तरीके से रेपो रेट का इम्पैक्ट है। सेकंड, रिजर्व रेपो रेट या एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इस रेट पर बैंक अपनी मनी को पार करता है आरबीआई, इसे रिजर्व रेपो रेट भी बोलते हैं और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी बोलती है। अगर यह ज्यादा रहेगी तो बैंक प्रेफर अपना कैश पार कर पाएगा और मार्केट में लैंड मनी कम लैंड कर पाएगा। थर्ड होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यह 5.50 है, यह इमरजेंसी ओवरनाइट बैरोइंग है। पेनल्टी एबव रेपो रेट के थ्रू बाय करता है स्ट्रेस कंडीशन में, जब मार्केट सही कंडीशंस में नहीं होता है। सीआर कैश रिजर्व रेशियो है, टोटल डिपॉजिट बैंक आरबीआई के पास जो डिपॉजिट करता है वह अपने कैपिटल का 4%। अगर यह कट होता है तो बैंक और ज्यादा मनी लैंड कर सकता है और मार्केट इसको बुलिश सिग्नल मानता है। एसएल होता है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, इतना परसेंट बैंक डिपॉजिट रखता है अपने पास गोल्ड या बॉन्ड के थ्रू, जिससे कि अगर इसे कट कब करता है तो बैंक और ज्यादा मार्केट में फंड लैंड कर सकता है। ये मोस्ट टर्म सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यह गुड्स एवं सर्विस की प्राइस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं उसको मेजर करता है। जो करंट में सीपीआई हमारा टारगेट है वो 4% का प्लस माइनस के बैंड पर है, जो अभी करंट में 3.2% है, जो राइजिंग हुआ है। डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स है, यह हमारे होल कंप्लीट प्राइस को ट्रैक करता है कि हमारे इनपुट कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है। इसके थ्रू आरबीआई सीपीआई को मैनेज करता है, जो कि अभी करंट में प्रेशर में है, जो 2.8% है। कोर इन्फ्लेशन, इसमें फूड एवं फ्यूल को छोड़कर किस तरीके से महंगाई दर इंक्रीज हो रही है वो प्रोजेक्ट करते हैं। FY27 में 4.4% प्रोजेक्ट किया गया है। अगर फूड का प्राइस फॉल होता है तो आरबीआई लॉन्ग टर्म में इसे व्यू करता है, जो करंट में 4.4 प्रोजेक्ट किया गया है। फूड इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन का 46% सीपीआई बास्केट में वेटेज है, यह एक बिगेस्ट फैक्टर है। यह मानसून पे डिपेंड करता है, ग्लोबल सप्लाई चेन पर डिपेंड करता है। अगर लो फूड इन्फ्लेशन है तो ऑटोमेटिक हमारी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है कम होती है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, अगर हमारी इम्पोर्ट कास्ट हाई होती है क्रूड ऑयल की वजह से, गोल्ड की वजह से, इंडियन ऑयल की वजह से, जैसे कि
क्रूड ऑयल अभी $100 के अबव है, तो उससे हमारा रुपीस वीक होता है और हम जिससे कि आरबीआई रेट चेंज करता है इंटरेस्ट रेट। यह एक हाई रिस्क पर है करंट सिचुएशन में। जैसे कि 1 बिप्स का मतलब होता है 0.1%, 20 बिप्स मतलब 0.25%। आरबीआई जो बात करता है हमेशा 0.25% बिप्स के तौर पर बात करता है। जो अप्रैल 2025 में 6.50% थी, उसे 6.25% किया गया। करंट में 5.25 है रेपो रेट। ट्रांसमिशन का मतलब होता है आरबीआई किस स्पीड से रेट चेंज कर रहा है। वह ट्रांसमिशन का इम्पैक्ट कम पड़ता है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में पड़ता है। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं कर रहा है रेपो कट होने में, तो ट्रांसमिशन जो होता है वो पुअर होता है। इसे एमएलसीआरबीएस रेपो रेट के थ्रू, स्प्रेड के थ्रू चेक किया जाता है। मार्जिनल क्रेडिट लैंडिंग रेट बोलते हैं एमएलसीआर को ले। जो स्टांस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ लीजिए। अगर एकोमोडेटिव स्टांस है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस है। न्यूट्रल है तो इसमें नो बाइसेस है, आरबीआई कोई भी डिसीजन ले सकता है। अगर विथड्रॉवल लेता है न्यूट्रल को, तो इससे हो सकता है कि आने वाले समय में आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे। अगर हॉकिश भी होता है तो इन्फ्लेशन में फोकस होता है, इंटरेस्ट रेट हाइक करने के चांसेस रहते हैं। इट मींस अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करता है तो ऑल रेट इंक्रीज हो जाते हैं। जी शैक बॉन्ड डील के थ्रू इंटरेस्ट रेट को ट्रैक किया जाता है विशेषकर। ये आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू आरबीआई अपना एसडीएफ एमएसएफ को एडजस्ट करता है। फॉरेक्स रिजर्व रेशियो कैसा है आरबीआई का, अगर हाई है तो हमारी इकोनॉमी वेल सिचुएशन में है, अगर लो हो रही है तो कहीं ना कहीं हाई रिस्क है। ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, ओएमओ के थ्रू आरबीआई लिक्विडिटी इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। व्यू हॉकिश एवं डॉविश व्यू में इन्फ्लेशन कम होती है, इंक्रीज होती है, जिससे कि हमारी ग्रोथ इंक्रीज होती है। और हॉकिश व्यू में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई। अगर रेट कट होता है तो इसमें बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, ऑटो एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को बेनिफिट होता है, क्योंकि लोअर ईएमआई होती है और ज्यादा बोरोइंग हायर होती है, हायर कंजम्पशन होता है, बेटर अर्निंग होती है और रेट सेंसिटिव सेक्टर को काफी फायदा होता है। रेट अभी होल्ड किया गया है तो इसमें आईटी, एफएमसीजी, फार्मा एवं कंज्यूमर स्टेपल कंपनी को बेनिफिट होता है। नो चेंज इन बोरोइंग कॉस्ट डिफेंसिव सेक्टर के लिए काफी अच्छा होता है, जैसे कि आईटी। अगर रेट हाइक होता है तो इसमें पीएसयू बैंक के लिए गोल्ड ईटीएफ, ईएमआई काफी हर्ट करती है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, एफडी रेट रेज होते हैं, मनी एग्जिट होती है, इक्विटी से एवं डेट मार्केट में शिफ्ट होती है। जीडीपी ग्रोथ जैसा कि प्रोजेक्ट किया गया है Y20 में 6.9। एफपीआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एवं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का काफी हायर सेलिंग है करंट में मार्केट में। लगभग 1.20 लाख करोड़ सिंगल मंथ फरवरी मार्च में सेलिंग है, जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा डाउन है। अप्रोक्सीमेटली निफ्टी 15 से 20% करेक्शन में है। 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड भी इतना स्टेबल नहीं है, अबव 7% है। हमारा आईएनआर यूएसडी के मुकाबले काफी वीक हो रहा है। फिजिकल डिफिशिट इंक्रीज हो रही है, 4.5% है। अगर डिफिशिट इंक्रीज होती है जिससे कि हाई रिस्क होता है, इसे मैनेज करना पड़ता है आरबीआई को। इस साल मानसून और एल नीनो इफेक्ट की वजह से एक रिस्क है, जो 92% मानसून को प्रेडिक्ट किया गया है। क्विक रेफरेंस के थ्रू रेपो रेट कट होने से क्या होता है, रेपो होल्ड करने से स्टेटस को इन्फ्लेशन ग्रोथ एवं बैलेंस किया है। रेपो रेट कट से चीपर बोरोइंग होती है, मोर लैंडिंग होती है, ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। बाई रेट सेंसिटिव होते हैं, बैंक, ऑटो, रियल्टी इंफ्रा को बेनिफिट होता है। रेपो रेट होल्ड स्टेटस को होल्ड किया गया है, जिससे इन्फ्लेशन एवं ग्रोथ को बैलेंस किया गया आरबीआई के द्वारा। आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना है और सेक्टर रोटेशन पर ध्यान देना है। अगर रेपो रेट हाइक होता है तो इन्फ्लेशन हाइक होती है, क्रेडिट राइट होता है, इक्विटी से रिड्यूस होता है, डेट एवं गोल्ड से में फंड जाता है और सेंसिटिव सिक्योरिटी से लोग एग्जिट होते हैं। स्टांस अगर एकोमोडेटिव है तो मोर कट की संभावना है आने वाले समय में रेपो रेट में। इसके लिए इक्विटी में बुलिश ट्रेंड है, इससे इक्विटी का एलोकेशन इंक्रीज होता है। स्टांस नेचुरल होने से नो क्लियर डायरेक्शन है, डेटा डिपेंडेंट है। करंट में होल्ड पोर्टफोलियो ट्रैक इन्फ्लेशन प्रिंट, किस तरीके से इन्फ्लेशन हो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। स्टांस हॉकिश विड्रॉवल, इससे हाई कॉन्स्टेबल इन्फ्लेशन प्रायोरिटी होती है। इसमें एफएमसीजी, फार्मा एवं गोल्ड डिफेंसिव सेक्टर में आप जा सकते हैं। अगर हाई सीपीआई है, अगर क्रूड का प्राइस और इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आरबीआई होल्ड कर रखा है लॉन्ग टर्म में कैसे मार्केट परफॉर्म करता है।
इसमें आप एनर्जी रिड्यूस इन डेट फंड्स पे ध्यान दे सकते हैं। एफआईआई के हायर सेलिंग होने की वजह से हमारी करेंसी काफी वीक हो रही है, जिससे बहुत ज्यादा आउटफ्लो हो रहा है और मार्केट काफी प्रेशर में है। सिप के थ्रू डीआईआई काफी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है करंट में। अप्रैल 2026 एमपीएसयू को होल्ड करने से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे लिए? जो होम लोन बोरोवर है उनकी ईएमआई स्टेबल रहेगी, क्योंकि रेपो रेट चेंज नहीं हुई है। अगर 50 टू 20 ईयर की लोन सेविंग है वो 3000 रुपीज मंथली 2023 से हो रही है करंट में। 75 लाख का टोटल इंटरेस्ट 13.94 लाख 4 लाख लाइफ टाइम के लिए जा रहा है। जो फ्लोटिंग रेट बरोबर है उनको अपना रेट उन्होंने ब्लॉक कर रखा है भाई, 25 में रेट कटने होने थे। इक्विटी इन्वेस्टर के लिए भी रियल सेंसिटिव सेक्टर जो है बैंक, रियल एस्टेट, ऑटो, उनके लिए सही है अगर रेपो रेट यही रहती है। डिफेंसिव सेक्टर के लिए भी सही है, क्योंकि इनसे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और प्राइस अगर ऐसे बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं एक रिस्क इंक्रीज रहेगा। और जो सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है इंडियन मार्केट में वो एफआईआई का ह्यूज फ्लो, बट डीआईआई बाय करके स्पेसिफिक सपोर्ट कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट बैंक कंटिन्यू वही ऑफर कर रहा है 1.3 रेट एफडी में, क्योंकि रेपो रेट हाइक नहीं हुई है। और डेट का जो गवर्नमेंट की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो अभी 7% से एबव है। न्यूट्रल स्टांस होने की वजह से अभी रैली नहीं है, लेकिन अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होती है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है होता है तो शायद 7.6 पॉइंट होने की संभावना है। सो एज ए आप रिटेल इन्वेस्टर या कि आप एचएनआई इन्वेस्टर है, आपको रेपो रेट पर हमेशा फोकस करना चाहिए कि आरबीआई का स्टांस क्या हो, क्योंकि यह एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। वैसे भी आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से किस तरीके से इसको स्टॉक मार्केट प्रोजेक्शन है वह कम किया गया था। पहले 7.2% था जो 6.9 रखा गया है। इन्फ्लेशन काफी राइज हो गई है, जो 4% का बैंड था उसे 4.6% होने की संभावना है 2027 के एंड तक। जो 2023 से एमपीसी रेट कट है वो 125 बेसिस पॉइंट का किया आरबीआई ने, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए काफी सपोर्ट है। आपको 10 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी देखना बहुत जरूरी है, जिससे डिपेंड करता है कि आने वाले समय में क्या इंटरेस्ट रेट में प्रेशर हो सकता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स के लिए चूंकि रेट होल्ड किया गया है, इसलिए डिफेंसिव पोजीशनिंग हमेशा रखें। ऐसे डिफेंसिव सेक्टर चुने जिससे कि रेट हाइक अगर होती है तो ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। आज हमने इस वीडियो में बेसिक फैक्टर को समझा है कि आरबीआई की पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में। अगर आप अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आरबीआई की पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ओनली 20-30 मिनट की वीडियो में पूरा नहीं समझ सकते। आने वाले समय में जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस का डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल में एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप स्टॉक मार्केट को समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे जीडीपी का बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है हमारी कंपनी के ग्रोथ में। अगर हमारे देश की जीडीपी 7% में ग्रो कर रही है, अगर हम 3-4% से ज्यादा वह इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो अप्रोक्सीमेटली हमारी ग्रोथ 12 से 14% होगी। तो वह हमारा शेयर अप्रोक्सीमेटली 12 से 15%, 18% का भी रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप इस तरीके से रिसर्च करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सही डिसीजन ले पाएंगे। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक मार्केट में आप एक रैशनल इन्वेस्टर की तरह डिसीजन लेना चाहते हैं और अगर आप पैसा अर्न करना चाहते हैं तो आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करें पहले नॉलेज में, देन मनी इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।